हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर। गाइस, प्रोबेबिलिटी की वीडियो नंबर 1 है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं। मेरा मानना ये है कि आप प्रोबेबिलिटी भूल चुके हैं, हालांकि आप 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो मैंने सारे बेसिक्स बताए हैं जो आपकी क्लास में तो काम आएंगे ही आएंगे, लेकिन साथ में कंपटीशन में भी काम आएंगे। इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर स्टार्ट है, उसकी आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान देना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर डाल दिए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ रहे हो 10th क्लासेस से, और आप जानते हो जैसे जैसे क्लासेस आपकी एडवांस होती हैं आपकी टेक्निकलिटी और कंटेंट बढ़ता चला जाता है। तो 11th में कंटेंट और बढ़ गया, ठीक है, 12th में जाओगे तो और बढ़ जाएगा। तो जरा जानते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। देखो, दो बातें होती हैं। आपको मालूम है फ्यूचर इज अनसर्टेन। आपके हाथ में अगर एक कॉइन है और आप कॉइन को थ्रो करते हो, टॉस करते हो, तो आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है। तो वो एक अनसर्टेनिटी है, ठीक है। सपोज करो आपके पास बैग है, उस बैग के अंदर रेड बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं, येलो बॉल्स हैं, और आप कोई भी एक बॉल उसमें से निकालते हो विदाउट सीइंग, बिना देखे, तो आपको नहीं पता क्या आने वाला है। तो वो भी एक अनसर्टेन है, राइट। आपके हाथ में एक डाई है जिसे लूडो खेलते हैं, अगर वो डाइस आप फेंकते हो तो आपको नहीं मालूम कि क्या आने वाला है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो सारी बातें अनसर्टेन पर है, ऑलराइट। तो कोई पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आप देखो डेफिनेशन ये बताओगे, अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस। अकरेंस मतलब जो होने वाला है, ओके, जो होगा। कॉइन फेंकने के बाद जो होगा, डाइस फेंकने के बाद जो होगा, बॉल निकालने के बाद जो होगा, दैट इज अकरेंस। अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे आपने कॉइन फेंका, वो एक एक्सपेरिमेंट है, इवेंट है, वो इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आई थिंक अब आप उसे बता पाओगे। क्या बताओगे? अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अरे सिंपल है यार। अनसर्टेनिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में मेजर करना, न्यूमेरिकल वे में बताना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सिंपल। जैसे बोलते हैं ना, आज बारिश आने वाली है, 50% चांसेस हैं, तो आपने बोला 50%। वो जो 50% आप बोल रहे हो ना, दैट इज अनसर्टेनिटी मेजरमेंट न्यूमेरिकल वे में, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अभी के लिए इतना है। बाकी एडवांस में जाओगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा ये टॉपिक, और आईआईटी वगैरह में तो बहुत ज्यादा फाड़ टॉपिक आता है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे, पहले इतना देखते हैं। आगे इसमें एक टर्म आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसका आउटपुट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने कॉइन को फेंका, तो आउटपुट आपको प्रिडिक्ट नहीं है, आप तो सोचते हो हेड आएगा, हेड आएगा, हो सकता है टेल आ जाए। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसका आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, बस हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं बोल सकते कि भाई हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है। तो 50-50 चांस होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। आगे एक वर्ड आता है आउटकम या सैंपल स्पेस। दोनों का मतलब एक है। आउटकम बोलो, सैंपल स्पेस बोलो, बात एक है। इसका मतलब है टोटल पॉसिबल रिजल्ट। जैसे अगर आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो आपको मालूम है टोटल पॉसिबल रिजल्ट या तो टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है, तो ये इसकी टोटल पॉसिबिलिटी है इन वन थ्रो, इन वन टॉस। तो इसको टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस कहते हैं। अगला है सैंपल पॉइंट। देखो, जैसे कॉइन को आपने फेंका तो आपके पास टेल आया या हेड आया, ये आपके टोटल आउटकम है। ये जो इंडिविजुअल चीज है ना, इंडिविजुअल एंटिटी, ये सैंपल पॉइंट है। ये देखो एक सैंपल पॉइंट है। तो जो अलग अलग एंटिटी है वो सारी सैंपल पॉइंट होती है। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज नोन एज सैंपल पॉइंट। ठीक है। इवेंट, इवेंट का मतलब सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, वही सैंपल पॉइंट को इवेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये देखो एक अपने आप में इवेंट है, तो एक सैंपल पॉइंट भी है। लेकिन इवेंट सैंपल पॉइंट से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी बताऊंगा न्यूमेरिकल जब आएगा। तो इवेंट सैंपल स्पेस के अंदर से ही निकाला जाता है। जैसे मान लो मैं कोई सेट बोल दूं टी, तो ये अपने आप में एक इवेंट है, ये इसका सबसेट है। ठीक है। आगे देखो, अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो ये बात तो मैंने अभी अभी आपको बता दी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने एक कॉइन को फेंका और हेड की बात हो जाए, तो हेड की पर्टिकुलर बात जो आप कर रहे हो वो अकरेंस होगी, हेड के बारे में बात करना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हें याद रखना। बाकी मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा। थ्योरेटिकल नहीं है, न्यूमेरिकल है, लेकिन मेरी आदत है मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में जान लीजिए। ठीक है,
सबसे पहला है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कभी पॉसिबल नहीं होता फाइंड करना। एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलता हूं कि आपने एक डाई फेंकी या डाइस फेंकी और प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बताओ। यार डाइस पे 7 तो होता ही नहीं, डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6 होता है बस। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। तो एनी इवेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। दूसरा, श्योर इवेंट, जो 100% श्योर है, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास एक कॉइन है, उसके दोनों तरफ हेड है, ठीक है, टेल है ही नहीं, दोनों साइड हेड है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी। तो वो श्योर इवेंट है कि जब भी कॉइन टॉस होगा तो 100% हेड आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% होती है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। और इम्पॉसिबल का मतलब क्या है, अनश्योर, जो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, नल, नील, ठीक है जी। दूसरा, अब आता है सिंपल इवेंट। देखो सिंपल इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। सिंपल बोलो या एलिमेंट्री बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब सिंपल इवेंट का मतलब जरा समझते हैं क्या है। देखो मैंने कोई सैंपल स्पेस लिया हुआ है, ये कोई टोटल आउटकम है। एक कॉइन को 3 बार फेंका तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, तीनों बार टेल आ जाए, किसी 2 बार में हेड आए, है ना, कौन से टर्म में आए, किसी 1 बार में हेड आए। तो ये है। तो सिंपल इवेंट होता क्या है जरा सुन लो। इफ एन एलिमेंट ई हैज ओनली 1 सैंपल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस, केवल एक सैंपल पॉइंट होगा, तो उसे हम सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे। जैसे ये सैंपल स्पेस है, अब मान लो मैंने इसमें से अलग अलग इवेंट निकाल लिए। सपोज करो मैंने E1 एलिमेंट निकाल लिया, हेड हेड हेड, ठीक है। मैंने E2 एक एलिमेंट बना लिया, टेल टेल टेल। मैंने E3 एक एलिमेंट बना लिया, हेड हेड टेल। मैंने E4 एक एलिमेंट बना लिया, टेल हेड टेल। तो देख रहे हो सारे सिंगल हैं, ये पूरा अपने आप में एक माना जाएगा, ये अपने आप में एक माना जाता है। तो ये सारे के सारे सिंपल इवेंट है, उन्हें कहते हैं सिंपल इवेंट, ठीक है जी। तो सिंपल इवेंट को कंपाउंड इवेंट भी कहा जाता है, याद रखना। अगला आता है कंपाउंड, सॉरी, सिंपल इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट भी कहा जाता है, आई एम सॉरी, याद रखना। अगला आता है कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट। तो देखो कंपाउंड इवेंट क्या होता है। इफ एन इवेंट हैज मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट, तो उसे कंपाउंड इवेंट कहेंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक इवेंट यहाँ पे ले लिया, इसका उठा लिया, और मैंने यहाँ उठाया हेड हेड टेल और हेड टेल हेड। देखो इसके अंदर 2 बातें आ गई। तो इसके अंदर 2 बातें आ गई, 2 सैंपल पॉइंट आ गए। इन्हें सैंपल पॉइंट भी कहते हैं भाई, अलग अलग को, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट। तो अगर किसी इवेंट में 2 सैंपल पॉइंट या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट आ जाए तो उसे कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही सैंपल पॉइंट था, ठीक है जी। चलो सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया। अगला आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली का मतलब क्या है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है। सपोज करो ए कोई इवेंट है, इसके अंदर है हेड हेड हेड, और बी कोई इवेंट है, इसके अंदर है टेल टेल टेल। बताओ इसमें कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन देखो हमेशा कॉमन, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है, 0। तो जब 2 इवेंट में कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। याद रखना, 2 इवेंट के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी मिलता जुलता ना हो, तो उन्हें कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। अगला आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा मान लो अगर 3 इवेंट हैं ए बी सी और तीनों में ही कुछ भी ना हो कॉमन, तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। मान लो बहुत सारे इवेंट हैं, एक इवेंट है E1, एक इवेंट है E2, एक इवेंट है E3, और इन सारे मतलब n तक जा रहे हैं, इवेंट है En तक। इन सारे इवेंट के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम इन सब का यूनियन कर दोगे, इन सबको ज्वाइन कर दोगे, कंबाइंड कर दोगे, और इनको ज्वाइन करने से ये मिल जाए, हमें सैंपल स्पेस मिल जाए, तो इसका मतलब ये सारे इवेंट अपने आप में एग्जॉस्टिव इवेंट है। दोबारा सुन लेना, अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं, पार्ट कर दूं, एक में ये डाल दूं, एक में ये, एक में ये, एक में ये, एक में इन तीनों को डाल दूं, एक में इसको डाल दूं, और सारे टुकड़ों को जब मैं ज्वाइन करूंगा, यूनियन निकालूंगा, कंबाइंड करूंगा, तो मेरे पास यही आंसर तो आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। ध्यान रखना, म्यूचुअली का मतलब कॉमन 0, एग्जॉस्टिव का मतलब यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर, टोटल आउटकम के बराबर, ठीक है। अगला आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
एज वेल एज एग्जॉस्टिव। तो इसमें दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए, यानी इंटरसेक्शन सबका फाई आना चाहिए, कॉमन सबका जीरो आना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और सबका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए, टोटल आउटकम के बराबर। तो उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये थ्योरेटिकल बातें, इन्हें आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी अगर सपोज करो पी है तो उसका आंसर, ठीक है, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या इसके बीच में आएगा। यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगा और कभी 0 से नीचे नहीं जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 है तो इसका मतलब अनश्योर इवेंट है। अनश्योर इवेंट यानी इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, बीके माथुर सर आपको पिज्जा पार्टी देंगे, तो ये अनश्योर इवेंट है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर आपका 1 आ गया, आपका 1 आ गया, तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। एग्जाम्पल, बीके माथुर सर आपसे फीस लेंगे, तो ये श्योर इवेंट है, ऐसा होगा, तो ये 1 है। ठीक है, और अगर इसके बीच का रहेगा, 0 से ज्यादा 0.1, 0.2, 0.3 और 1 से कम है ना 0.9, 0.8, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांसेस है। तो ना तो वो अनश्योर होगा ना वो श्योर होगा। तो ये अनश्योर होता है, ये श्योर होता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी नेगेटिव, ये बात याद रखने की है। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, बल्कि मैं ऐसे बोलता हूं, अगर कोई इवेंट ई है तो इस तरह से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, या फिर आप 10th क्लास में बोलते थे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो जैसा भी आप लिखते थे। ठीक है, 11th में और 12th में थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा। यानी रिक्वायर्ड केस, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, रिक्वायर्ड केस अपॉन टोटल केसेस, इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, या फिर आपका वाला वही फेवरेबल आउटकम, ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम या टोटल सैंपल स्पेस, जैसा भी आपका मन करे। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है जी, चौथी बात देखो, एक बर्नौली ट्रायल के नाम से एक बंदा फेमस है, बर्नौली ट्रायल। बर्नौली इज नेम ऑफ मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट भी थे वो। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा P + Q इज इक्वल टू 1। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब ये है कि यस और नो इज इक्वल टू 1 होगा। यस और नो का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल ले लो, एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। एक गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो उस गेम को लूज करने की 1 में से लेस कर दो 2/3, तो 1/3 आ जाएगी। तो ये बर्नौली ट्रायल साहब ने कहा था कि P और Q इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी के ऊपर एक और न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 7/5, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, 1 में से लेस कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये 7/5 नहीं, 5/7। 1 में से, क्योंकि ज्यादा हो गया था ना, 1 से लेस कर दोगे 1 में से, तो आंसर आ जाएगा कितना, 2/7। तो ये बर्नौली ट्रायल के नाम से फेमस है। इसमें क्या है, एक चीज यस है, एक चीज नो है, एक चीज सक्सेस है, एक चीज फेलियर है। ठीक है, तो अगर आपको P पता है तो Q पता लगा लोगे। अच्छा, कुछ टीचर इस बात को ऐसे करके भी लिख के आपको दिखाते हैं, PE + PE और बार लगाते हैं इज इक्वल टू 1। ये जो बार है ना, ये नॉट है, इसका मतलब पूरे का P है और इसका मतलब पूरे का Q है, मतलब ये सक्सेस, ये फेलियर इज इक्वल टू 1। तो अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप तो डिफरेंट टीचर के पास जाने वाले हो, मुझसे भी पढ़ रहे हो, स्कूल में भी पढ़ोगे, तो ऑल टीचर आर बेस्ट। ठीक है, चलिए ये बेसिक हो गया, इसको ध्यान रखें। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, आंसर 0 और 1 के बीच में आता है। 0 आए तो अनश्योर, 1 आए तो श्योर। गाइस, बात होगी कॉइन की। सबसे पहले कॉइन की बात देखते हैं। आपको पता है कॉइन के 2 फेस होते हैं, एक तरफ हेड लिखा होता है, एक तरफ टेल लिखा होता है। हम जर्नल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहला केस बोलूं कि इन वन टॉस, एक टॉस में क्या होगा, तो अगर मैं एक टॉस बोलूंगा
तो सैंपल स्पेस 2 की पावर 1 बनेगा। एक्चुअली कॉइन का सैंपल स्पेस 2 की पावर n होता है, और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टॉस, या फिर कभी कभी n का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, n के दो मतलब है, नंबर ऑफ टॉस और नंबर ऑफ कॉइन। कैसे मतलब है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो एक टॉस अगर हुआ तो 2 की पावर n की वैल्यू 1, यानी दो चीजें आएंगी। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बात नंबर आती है 2, इन 2 टॉसेस, 2 टॉसेस, देखो एक बात, या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब मतलब समझ में आ गया होगा आपको इस बात का कि n का मतलब नंबर ऑफ टॉसेस है और नंबर ऑफ कॉइन्स है। या तो एक सिक्के के 2 बार टॉस करो, मतलब एक कॉइन को लो, एक बार फेंका फिर दोबारा फेंका, या 2 सिक्के एक साथ ले लो और उसे एक ही बार फेंक दो। तो इसका और इसका एक ही मतलब है। तो यहां पर n का मतलब 2, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार टॉस किया। यहां पर n का मतलब 2, क्योंकि 2 सिक्कों को एक बार टॉस किया। तो n का मतलब नंबर ऑफ टॉस भी हो सकता है और नंबर ऑफ कॉइन्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो जरा सोचो, 2 की पावर 2 बनेगा, क्योंकि दो चीजें तो रहेंगी, बेस 2 है ना, 2 चीजें होती हैं उसके अंदर, तो 4, 4 चीजें। तो बनाओ सैंपल स्पेस, देखो ऐसे बनाना, पहले लेना हेड, 2 बार हेड, फिर एक लेना हेड और एक टेल। अब इसे शफल करा दो इसके नीचे ही, हेड टेल, और फिर टेल, देखो आ गए 4, है ना। अब आप लोग शायद एक लाइन में लिखते थे, मैं ऐसे करके लिखता हूं, जो एक आता है उसके कॉम्बिनेशन नीचे नीचे बनाता जाता हूं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर दो। थर्ड केस जरा हम देखते हैं, इन 3 टॉसेस, या फिर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। तो बात एक ही रहेगी, एक सिक्के को 3 बार फेंको या 3 सिक्कों को एक साथ साइमल्टेनियसली लिखा आता है, साइमल्टेनियसली। तो 2 की पावर 3 बनेगा, दैट इज 8 बनेंगे। तो बनाओ सैंपल स्पेस, हेड, देखो 3 हेड हो गए, फिर 2 हेड लो, एक टेल लो, इसे अब कराओ शफल, हेड टेल हेड, टेल हेड। ठीक है, फिर एक हेड 2 टेल लो, शफल करा दो, टेल हेड टेल, टेल हेड, फिर टेल, इस तरह से। ठीक है, बाकी आपकी अपनी अपनी आदत है, जैसे आपने सीखा है वैसे आप सॉल्व करना, लेकिन मैं ऐसे बनाता हूं, पहले 3 हेड ले लेता हूं, फिर 2 हेड एक टेल, फिर इसको शफल कराता रहता हूं उसके नीचे नीचे। मैं एक लाइन में ना लिख करके ऐसे लिखता हूं, आप भी एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, एक केस और देखते हैं इसका 4 वाला जी। लास्ट केस है, 1 कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, या फिर 4 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस साइमल्टेनियसली। ऐसे लिखा आता है साइमल्टेनियसली, इसका मतलब एक साथ। ठीक है, तो भाई 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पर, यानी 16 बनेंगे। तो सैंपल स्पेस ऐसे बनाना, देखो पहले 4 हेड ले लो, क्योंकि 4 बार फेंका है ना, फिर 3 हेड ले लो और एक टेल, मूव कराते रहो, हेड टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड। ठीक है, चलो इसके बाद 2 हेड ले लो बस, और 2 टेल, मूव कराते रहो, 2 टेल 2 हेड, कॉम्बिनेशन आगे पीछे हो सकता है, हेड टेल हेड। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड और हेड टेल, और ज्यादा नहीं बनेंगे। अब बच्चा सोचता सर यहाँ 6 बन गए, यहाँ तो 4 ही बने, अरे 4 से ज्यादा बन नहीं सकते थे। ठीक है, फिर एक हेड ले लो, 3 टेल, शफल कराओ, टेल हेड टेल, मूव कराते रहो धीरे धीरे, टेल हेड टेल हेड। अगर इसे रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आगे पीछे भी हो सकता है आपका। फिर 4 टेल ले लो, देखो हो गया, पूरे बनेंगे 16। ठीक है, बाकी आपके 10th वाले टीचर्स ने हो सकता है आपको लॉजिक बता रखे हो कि पहले 4 हेड लिख लो, 4 टेल लिख लो, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर कॉम्बिनेशन, या कुछ 0 1 से भी बताते हैं। जैसे कंफर्टेबल है वैसे रखो याद, लेकिन ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, एक के नीचे एक लिखना, आप लोग एक लाइन में लिखते थे तो कन्फ्यूजन हो जाती थी। तो ये कॉइन का बेसिक हो गया। आगे देखते हैं और बेसिक। अब आ गया आपके सामने डाइस। तो देखो ऐसा कुछ होता है ना, लूडो खेलते हैं जिससे, इसमें 6 सरफेस होती हैं, तो 6 की पावर n हो गया। n यहाँ पे नंबर ऑफ थ्रोज होगा या नंबर ऑफ डाइस होगा। ठीक है, तो 1 थ्रो अगर हुआ है तो 6 की पावर 1, 6 चीजें आएंगी। क्या क्या आ सकता है भाई, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये टोटल आउटकम है, टोटल पॉसिबिलिटी। और ये सारे क्या है, अपने आप में सैंपल पॉइंट है। ठीक है, सैंपल पॉइंट है ये। अगर 2 बार एक डाई को फेंका, या 2 डाइस आर थ्रोन वंस, ठीक है, इस केस में n की वैल्यू 2, इस केस में भी n की वैल्यू 2, तो ये दोनों बातें एक है। तो 6 की पावर 2 36 आएगा। क्या क्या आ सकता है, हो सकता है पहली पे 1 आया हो, दूसरी पे 1 आया हो सकता है पहली पे 1 दूसरे पे 2, पहली पे 1 दूसरी पे 3, पहली पे 1 दूसरी पे 4। तो 1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए।
ऐसी 2 के साथ भी 3 के साथ भी, तो 36 बन गई। ठीक है, अच्छा देख रहे हो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन्हें डबलेट कहते हैं। क्या कहते हैं ना, डबलेट। तो ध्यान रखना इन्हें डबलेट कहते हैं। ओके, अच्छा 1 7 क्यों नहीं आया, क्योंकि 7 डाई पे होता ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना। आगे अगर 3 थ्रो करो एक डाई की, या 3 कॉइन्स को, कॉइन्स लिख दिया मैंने, डाइस है, या 3 डाइस को आर थ्रोन वंस एक साथ फेंको, तो 6 की पावर 3 कितना बनेगा, 216। तो इसका सैंपल स्पेस नहीं बनाना, इसका सैंपल स्पेस बनेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बना ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको ऐसे ही यूज करेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे और न्यूमेरिकल जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। ठीक है, तो ये डाई और डाइस का था। आगे देखते हैं, ये देखिए प्लेइंग कार्ड्स का बेसिक जान लीजिए। देखिए जो डेक होती है, डेक बोला तो गड्डी, ताश की जो गड्डी होती है प्लेइंग कार्ड्स की, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं खेलने वाले, बाकी जोकर भी होता है। ठीक है, बट जोकर से कोई लेना देना नहीं है, बट कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो जोकर के ऊपर भी बन जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जोकर को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे एंड विल टॉक अबाउट ओनली 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, 26 में डायमंड और हर्ट 13 और 13 होते हैं, डायमंड कुछ ऐसा होता है, हर्ट कुछ ऐसा होता है। और 26 में क्लब, ठीक है, और स्पेड, ये भी 13 और 13 होते हैं। तो देखो 13 13 26, 13 13 26, ये इनके सिंबल हैं। हर एक इनको बोलते हैं सूट, ये 4 सूट हैं, ध्यान रखना इस बात को, इसे बोलते हैं सूट, SUIT सूट। ठीक है, तो एक डेक में, डेक माने गड्डी, एक डेक में 4 सूट होते हैं। दोबारा बोलो, एक डेक में 4 सूट होते हैं, तो ये चारों के चारों सूट है। ठीक है, डायमंड एक सूट है जिसमें 13 कार्ड्स हैं, हर्ट एक सूट है, क्लब एक सूट है, स्पेड एक सूट है। ठीक है, अच्छा हर एक सूट में एक एक किंग होता है, तो देखो टोटल किंग कितने हो गए, 4। ठीक है, एक एक क्वीन होती है, हर पत्ता एक एक होता है, टोटल क्वीन कितनी हो गई, 4। एक एक जैक होता है, तो टोटल जैक कितने हो गए, 4। ठीक है, ये किंग, ये क्वीन, ये जैक, बादशाह, रानी और गुल्ला, गुलाम कहते हैं इसे। ये तीनों के तीनों फेस कार्ड होते हैं, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। ठीक है, ये फेस कार्ड है, तो ध्यान रखना ये सारे के सारे आपके फेस कार्ड है। ओके जी, तो टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 12, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, बाकी सब नॉर्मल होते हैं। एस बोला तो इक्का, जिसपे 1 लिखा होता है, 1 लिखा होता है, तो इक्के कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 2 बोला तो जिसपे 2 लिखा होता है, वो कितने होते हैं, 4। जिसपे 3 लिखा होता है वो भी 4, हर पत्ता 4 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो 4 सूट होते हैं, दिस दिस दिस, ये 4 सूट है। ये सूट वर्ड जरूर याद रखना, ये सूट वर्ड न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। इस टाइप से भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, बोलेगा बैग है, या कोई अर्न है, या कोई सैक है, थैला। ठीक है, ये बाउल होता है, बाउल, ये कोई बैग है, उसके अंदर बॉल्स हैं, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई अर्न है, इसके अंदर 5 रेड बॉल है, ओके, 7 ब्लैक बॉल है, ओके, और 8 ग्रीन बॉल है, और मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बताओ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताओ। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, ब्लैक की बात हो रही है तो यहाँ लिखो ब्लैक बॉल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो ब्लैक बॉल कितनी है, 7 अपॉन टोटल 8 7 5 कितना आ जाएगा, 12 20 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ऐसी अगर ग्रीन की बात हो रही है तो फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्रीन बॉल अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये इवेंट है, ये सैंपल स्पेस है। जिसकी बात होती है रिक्वायर्ड केस ऊपर, टोटल केस नीचे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, शाबाश, 8/20 आ जाएगा। ऐसी अगर रेड की बात हो रही है तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ रेड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। रेड कितनी है, टोटल 5 अपॉन टोटल 20, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। अब रहती है लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, बस प्रोबेबिलिटी के अंदर एक यूज है कॉम्बिनेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे आप एडवांस क्लासेस में जाते जाओगे वैसे वैसे इसका यूज आता जाएगा। ये कहाँ लगता है मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लें। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर, या ऐसे करके भी इसको लिखा जाता है CNR। ठीक है, ऐसे लिखाओ या ऐसे लिखाओ, बात एक है। एन यहाँ पर बड़ा होता है आर से, या बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर कभी एन से बड़ा नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद रखना 0 फैक्टोरियल 1 होता है।
ठीक है, इसका प्रूफ 11th क्लास में था। अभी आपको इसके प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। 11th क्लास में चैप्टर 5 में इसका प्रूफ आता है 7 के अंदर। ठीक है, तो एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कुछ शॉर्टकट भी हैं इसके, जैसे अगर NC0 आ जाए तो क्या होगा, NC1 आ जाए तो क्या होगा, NCn आ जाए तो क्या होगा, और NCn माइनस 1 आ जाए तो क्या होगा। अगर NC0 आ जाए तो आंसर हमेशा n होगा, ये ध्यान रखना है। सॉरी, आंसर हमेशा 1 होगा। NC1 आ जाए तो आंसर हमेशा n होगा। NCn आ जाए तो आंसर हमेशा 1 होगा, और NCn माइनस 1 आ जाए तो आंसर हमेशा n होगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल, अगर कोई बोले आपको 10C0 को खोलो, 10C1 को खोलो, 10C10 को खोलो, 10C9 को खोलो, नोटिस करने वाली बात, ये n है और ये n माइनस 1 है, जस्ट एक नंबर कम, तो इसलिए 9 है। तो आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ट्रिक सेट है कि जब भी 0 होगा तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। रीजन यहां रख के देखो, पहले क्या आएगा 10 फैक्टोरियल n है, यहाँ 0 फैक्टोरियल ये r है, यहाँ क्या आएगा 10 माइनस 0 यानी 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 कटेगा, आंसर विल 1। अगर 10C1 है तो आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको आंसर याद है 10 आएगा। जो भी है 20C1 तो 20, 40C1 तो 40, और अगर दोनों सेम है तो भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, और अगर एक जस्ट नीचे नंबर कम है तो इसका आंसर 10 आएगा। ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता 10C2, अब कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा, अब तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, बेनिफिट होगा, फायदा होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है 0 1 n माइनस 1, ऐसा कुछ है 10C2, तो फिर तो फॉर्मूला आपको याद है, इसे खोल दो। 10 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा r, 2 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा n माइनस r, 10 में से 2 गए, 8 फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको, 10 9 8 पर रोक दो। क्यों रोक दो, नीचे 2 इंटू 1, क्योंकि नीचे देखो 8 फैक्टोरियल है ताकि ये कट जाए, 2 से ये कटा तो 45 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये यूज कहाँ होता है, अब मैं इसको आपका यूज बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी। इसका यूज क्या होता है और ये कहाँ यूज होता है, तो जहां पर भी क्वेश्चन में बॉल्स की बात हो रही हो, पर्सन की बात हो रही हो, ह्यूमन बीइंग, कार्ड्स की बात हो रही हो, प्लेइंग कार्ड्स, या कोई भी फिजिकल थिंग की बात हो रही हो, ठीक है, जैसे मैंगोज हैं, कोई भी फिजिकल एंटिटी, इनकी बात तो होनी भी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये ना मोर देन 1 हो, मोर देन 1, मोर देन 1 और मोर, मतलब एक से ज्यादा या ज्यादा भी हो सकता है, 2 3 4 5। तो जहां पर भी इवेंट, एक और बात, जनरलाइज बात मैं आपको बोल देता हूं, जहां पर भी इवेंट मोर देन 1 होता है, वहां पर हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है एनसीआर। अब इसका एग्जांपल ले लेता हूं, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया, सपोज करो मैंने आपसे कहा कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 4 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है जी, ये बैग है, और मैंने कहा 2 रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, मुझे बताओ पी माने प्रोबेबिलिटी 2 रेड बॉल की। तो देखो एक से ज्यादा इवेंट आ गया, जब भी एक से ज्यादा इवेंट होगा तो समझ जाना कॉम्बिनेशन लगेगा। तो देखो इसका फॉर्मूला ऐसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 2 रेड बॉल। तो यहां पे आएगा फॉर्मूला, नीचे देखो आएगा टोटल स्पेस, टोटल बॉल कितनी है 6 + 4 10, तो 10 नहीं आएगा, 10C2 आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन 10C2 आएगा, याद रखने वाली बात है। और ऊपर क्या है, रेड बॉल कितनी है 4, तो 4 नहीं आएगा, 4C2 आएगा। इस तरह से लगता है कॉम्बिनेशन। अब इसको अलग अलग खोल के आप आंसर निकाल सकते हो, खोलो उसको अलग अलग, 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, क्योंकि शॉर्टकट तो लगेगा नहीं, और यहाँ क्या आएगा n माइनस r, 4 में से 2 गया, 2 फैक्टोरियल, होल अपॉन, इसे खोलो 10 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गया, 8 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर सॉल्व, इसे आराम से करो। देखो 1 2 से 1 2 तो मैं काट देता हूँ, इसे खोलो 4 को, 4 3 और 2 पे ब्रेक लगा दो क्योंकि नीचे भी 2 है। इसे खोलो 10 को, 10, ठीक है, 9 8 पे ब्रेक लगा दो क्योंकि नीचे भी देखो 8 है, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 45, 3 से और कट हो जाएगा, 3 4 जा, और 3 से ये कट होगा, 3 1 जा, 3 5 जा। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का यूज यहां 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 तब होगा जब मोर देन 1 होगा। अगर मैं बोलता ना एक रेड बॉल, तो मुझे कॉम्बिनेशन का यूज करने की जरूरत नहीं थी। तो ये बेसिक है, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन प्लीज ये कॉम्बिनेशन याद रखें कब यूज होगा,
मोर देन वन और मोर में। हाँ जी, अब स्टार्ट हो चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब तक हम थे बेसिक पर। एक्चुअली वो बेसिक बताना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चे बेसिक भूल जाते हैं। ठीक है, अब टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ज़रा ध्यान रखना है इसको। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होगा, आपको दो इवेंट दिए होंगे, एक इवेंट ई होगा और एक इवेंट एफ होगा, या कुछ भी नाम दे दो। इसका नाम ए भी हो सकता है, इसका नाम बी हो सकता है, इसका नाम सी हो सकता है, इसका नाम डी हो सकता है। नाम कुछ भी हो सकते हैं, ये नाम तो आप खुद रखोगे, ठीक है, या फिर वहां पर देगा, तो नाम में कुछ नहीं है। तो कंडीशनल का फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनता है E/F, E/F या E कंडीशनल विद F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझना बड़े आराम से। ये जो इवेंट है ना E, ये वो इवेंट है जो मुझे निकालना है, फाइंड करना है, और ये जो इवेंट है ना F, ये वो इवेंट है जो मुझे गिवन होगा। तो क्वेश्चन के अंदर हमेशा दो इवेंट होंगे, पहले वाले को E बोल दो, बाद वाले को F बोल दो, ठीक है। ये वाला जो हमें निकालना है ये ऊपर रखा जाता है, और जो हमें दिया हुआ है वो नीचे रखा जाएगा, और फॉर्मूला बनेगा ये प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने फॉर्मूला ऐसे के बजाय ऐसे लिख दिया F/E, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। अरे E इंटरसेक्शन F बोलो या F इंटरसेक्शन E बोलो, एक ही बात है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। नोटिस करने वाली बात, यहां पर जो F है ना, अब ये वो हो गया है जो हमें निकालना है, ध्यान रखना, और ये जो E है ये वो हो गया है जो हमें गिवन है, तो जो गिवन है वो अपॉन में रहता है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझो, ठीक है। क्वेश्चन आएगा वर्ड प्रॉब्लम में, वहां पर एक स्टेटमेंट में पूछा होगा फाइंड दिस 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 गिवन दिस 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 दिस। तो फाइंड को जो भी आपने नाम दिया है, किसी बच्चे ने E नाम दिया इसे और गिवन वाले को नाम दिया F, तो फॉर्मूला वो ऐसे लिखेगा E/F, ऐसे लिखेगा और आंसर निकालेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने फाइंड वाले को नाम दे दिया F और गिवन वाले को नाम दे दिया E, तो उसने तो उल्टा कर दिया। तो क्या हुआ, नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी दे दो। तो अगर उसने फाइंड वाले को F नाम दिया है तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा F/E प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि जो निकालना है, जो फाइंड करना है, उसको आप कुछ भी नेम दे दो, जो भी आपने उसे नेम दिया है वो ऊपर रखा जाएगा इधर, और स्लैश के बाद वो आएगा जो आपको गिवन है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहचान, ठीक है। दोबारा सुन लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होगी जहां पर दो इवेंट होंगे, एक पूछा जाएगा और एक दिया जाएगा। जो पूछा जाएगा उसका नाम कुछ भी रखो, E रखो, F रखो, A रखो, B रखो, जो भी आपने नाम रखा है वो पहले आएगा जो निकालना है, और बाद में वो आएगा जो गिवन है, उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला डिजाइन होगा, ठीक है। तो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। E/F में E/F का मतलब E निकालना है, F दे रखा है, फॉर्मूला बन गया। F/E का मतलब उल्टा काम हो गया, यहां पर ये निकालना है, ये दे रखा है, तो नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर इंटरसेक्शन आता है और नीचे हमेशा गिवन आता है, ऑलराइट। ये बात ध्यान रखना, इसकी पहचान। देखिए कुछ की पॉइंट्स और हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखना इधर। आपको मालूम है ना, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो हमेशा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या इन बिटवीन हो सकता है। और जो नीचे F है ना, F प्रोबेबिलिटी F, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको याद है, ऊपर इंटरसेक्शन और नीचे बाद वाली चीज, तो नीचे वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए। अगर आप F का कंडीशनल निकालोगे F के साथ, ऊपर भी F नीचे भी F, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। रीजन देखो, इसका फॉर्मूला अगर आप बनाओगे तो बनेगा F इंटरसेक्शन F, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में तो बाद वाली चीज आती है, तो F का इंटरसेक्शन तो F ही रहता है, और नीचे भी क्या है F, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो ये कॉम्पिटिशन में आती है ये चीजें। देखो ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था, इसको बोलते थे एडिशन थ्योरम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था 11th क्लास में। तो ये फॉर्मूला यहां पर भी यूज होता है। इसे बोलते हैं यूनियन, ये होता है और या आइदर और इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये होता है एंड या बोथ, ठीक है। तो ये यहां यूज होगा, याद रखना है, यूनियन इज इक्वल टू E + F माइनस इंटरसेक्शन।
अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए तो ये तो जीरो हो जाएगा। याद करो इंटरसेक्शन जीरो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो यही वाला फॉर्मूला सिर्फ इतना रह जाएगा, वो तो जीरो हो गया। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये 2 पॉइंट। प्रोबेबिलिटी ई ये नॉट है, ये नॉट पूरे के ऊपर है ई स्लैश एफ, तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस ई स्लैश एफ, यानी पहले ई स्लैश एफ निकाल लो और 1 में से लेस कर दो। 1 में से क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 मानी जाती है, याद रखो टोटल प्रोबेब हमेशा 1 होती है, ठीक है, तो इसको याद रखना। तो ये नॉट है, और अगर ये नॉट दोनों के ऊपर आ जाए, इसके ऊपर भी ये एक्स्ट्रा बातें हैं, ये एनसीईआरटी से बाहर की बातें हैं, एग्जाम में आती रहती हैं। दोनों के ऊपर अगर नॉट आ जाए ऐसा करके, तो इसको पहले फॉर्मूला बना लो। ये जो नॉट है ना, ये ई के ऊपर नहीं है, ये पूरे के ऊपर है, ऐसे करके। जैसे अगर मैं इसे ऐसे बोलूँ ई अपॉन एफ, तो ऐसे पूरे के ऊपर है, ठीक है, तो इस तरह से है, बट लिखते इसको इसी तरह से है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसको आप ये मान के चलना कि ये ई स्लैश एफ का कंप्लीट नॉट है, इसलिए 1 में से लेस किया ई स्लैश एफ। याद करो बर्नौली ट्रॉयल बताई थी ना मैंने, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो ये नो पूछा है हमसे, नो, तो 1 में से लेस कर दो यस, अरे 1 में से लेस कर दो सक्सेस, तो आ जाएगा फेलियर। तो ये सिर्फ ई के ऊपर नहीं है, बट लिखा इसको ऐसे ही जाता है। अगर ये दोनों के ऊपर है तो इस तरह से आपको दिखेगा दोनों के ऊपर, तो दोनों के ऊपर देखो ऐसे करके बनाना है। पहले फॉर्मूला बना लो, पी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट अपॉन एफ नॉट, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और नीचे वाले को 1 माइनस एफ। ये तो वही है बर्नौली ट्रायल। और देखो ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। याद करो 11th क्लास में एक टॉपिक था डिमॉर्गन लॉ सेट के अंदर, तो ये नॉट है, नॉट माने कॉम्प्लीमेंट, तो उसको ऐसे बोल सकता हूँ ई यूनियन एफ का होल नॉट, और ये तो पी एफ नॉट है ही। और अब अभी आपको मालूम है बर्नौली ट्रायल की हेल्प से येस और नो इज इक्वल टू 1, तो ये नो है, तो 1 में से लेस कर दो इसका येस, नीचे भी देखो 1 में से लेस कर दो इसका येस, ठीक है। तो ये याद हो गया, अब आपको समझ भी आ गया कि ये क्यों आया। नॉट हटाना है तो 1 में से ये वाला हटा दो, तो ये और ये एक ही बात होती है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा बेसिक क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसको क्या लेट करें। तो आप एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आएगा, तो वहां पे 2 बातें होंगी, एक बात आपसे पूछी होगी और एक बात आपको गिवन होगी। जो बात पूछी होगी उसके आगे फाइंड लिखा होगा या व्हाट लिखा होगा, तो जहां जिस स्टेटमेंट के आगे फाइंड या व्हाट लिखा है उसको आप ई लेट करो, और जिसके आगे गिवन या इफ लिखा है उसको आप एफ लेट करो, तो आपका फॉर्मूला बनेगा ई स्लैश एफ इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनाना आता है आपको, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो पूछा जाए उसे ई लेट करना, और जो दिया जाए गिवन या इफ जहां लिखा हो उसे एफ लेट करना। तो ये अगर किसी बच्चे ने उल्टा मान लिया, फाइंड या व्हाट को उसने एफ मान लिया और गिवन या इफ को उसने ई मान लिया, तो फॉर्मूला बदल जाएगा एफ स्लैश ई। तो ये नाम कुछ नहीं है, ये रटने वाली चीज नहीं है, जो भी आपने नाम रखा है अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बन जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि फाइंड या व्हाट वाले को हमेशा आप ई लेट करें, ठीक है, जब भी कुछ इंफॉर्मेशन ना हो, तो आपकी आदत बन जाएगी। ओके, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। बेसिक अच्छे से हो गया है, इन 2 बातों को ध्यान से देख लें, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब यहां तो ए और बी आ गया, और आपने अभी ई और एफ में देखा है, तो मैं वही तो बोल रहा था, नाम में कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है नाम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है। भाई यूनियन का तो कोई यूज ही नहीं है, बट ये दे दिया और पूछा ये है, तो सोल्यूशन, यानी हमसे पूछा गया है बी स्लैश ए, इसका मतलब बी निकालना है और ए दिया होगा। तो फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा तो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बनेगा, ये मेरा फॉर्मूला है। ए आई हैव, मेरे पास ये रहा, इंटरसेक्शन है ही नहीं, इंटरसेक्शन की मेरे को जरूरत है बट वो है ही नहीं। तो यूनियन का फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास में यूज किया था, मैंने कहा था ना यूज होगा, तो यूनियन का फॉर्मूला लगा दो जो आपको दे रखा है, ताकि यूनियन का लगाओगे तो कुछ मिलेगा यहाँ से, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। अब डाल दो वैल्यू, इसकी वैल्यू 7/11, इसकी वैल्यू 6/11, बी की वैल्यू 5/11, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, इसको उठा के इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो गया, और ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 11/11 माइनस 7/11,
ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये आ गया जी आपका कितना, 1 हो गया, ये कटेगा तो 1, या एलसीएम कितना है, एलसीएम 11 है तो ये 4 हो गया, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया 4/11। ठीक है, अब आप निकाल दो फ्रॉम फर्स्ट। तो देखा फॉर्मूला, इसलिए पता है मेरी आदत है मैं कॉन्सेप्ट समझाने में ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ, तो न्यूमेरिकल हलवे की तरह हो जाता है। इंटरसेक्शन कितना है 4/11, ए कितना है ये रहा 6/11, आंसर आ गया 4/6, और काटूंगा 2/3, बस डेसिमल में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रॉपर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, प्रॉपर। अब पहचानो कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कैसे है। तो आराम से पढ़ते हैं, 2 बातें होंगी इसके अंदर, एक पूछी होगी और एक बताई होगी। इसने कहा गिवन दैट 2 नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट। देखा, मतलब 2 डाइस हैं, डाइस कितनी है 2, तो डाइस अगर 2 है तो मतलब फेंका होगा तो 2 नंबर आए होंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4। तो इसने कहा है वो दोनों नंबर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये गिवन है, एक स्टेटमेंट बता दिया कि डाई फेंकी, 2 डाई फेंकी, 2 डाई की बात हो रही है, और ऊपर जो रिजल्ट आया, आउटपुट आया, वो दोनों नंबर डिफरेंट आए हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया गिवन। फाइंड, अब फाइंड की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4। अच्छा, ये फाइंड है, मतलब जो डाइस पे नंबर आया है, दोनों डाइस पे, उनका सम 4 होना चाहिए। तो बताओ ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्यों है? क्योंकि 2 बातें हैं, एक पूछी है और एक बताई है। तो सोल्यूशन पहले बना लो सैंपल स्पेस। ठीक है, 2 डाई को फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, है ना, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा और 1 6 आएगा। पहले सैंपल स्पेस, तो टोटल आउटकम होता है ना, करते करते 6 1 हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम में बना सकते हो आप, डॉट डॉट करके 6 3 आएगा, 6 4 आएगा, या सारे लिख देना या ऐसे बना देना जैसे मैं बना रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट। ये बन गया सैंपल स्पेस। अब बात आएगी लेट की। अब लेट करो तो जो निकालना है उसे ई लेट करो, या आपकी मर्जी कुछ भी नाम दे दो, मैं तो वैसे ई नाम दूंगा। तो इसने कहा है फाइंड, तो फाइंड के बाद वाला होता है ई। इसने कहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4। तो ई क्या है, ई है इवेंट ऑफ गेटिंग सम 4 ऑन 2 डाइस। ये लो जी, यानी 2 डाइस पे जो नंबर आए हैं उनका सम 4 है, ये ई है जो मुझे निकालना है। मैंने ई नाम दिया है तो मैं ई के हिसाब से फॉर्मूला बनाऊंगा। आगे एफ नाम दे दो किसी को, एफ क्या है, गिवन। गिवन क्या है, 2 नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस आर डिफरेंट। तो इवेंट ऑफ 2 डिफरेंट नंबर ऑन 2 डाइस, ये मेरा एफ हो गया। अब पहले ई इंटरसेक्शन के बारे में कुछ मत लिखो, पहले लिखो ई के इवेंट। ई के इवेंट लिखते हैं, ई क्या है, सम 4। तो इन सारे इवेंट में सम 4 वाले निकाल दो, कोई से भी हो। तो देखो 2 और 2 4 होता है, 1 और 3 4 होता है, 3 और 1 4 होता है, बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये तो हो गए ई, क्योंकि 4 की बात हो रही है सम की। भाई सब में इनके अलावा और कोई नहीं है जो सम 4 दे दे, है ना। अब बात लिखो एफ की। एफ क्या है जरा ध्यान से देखो, एफ का है इसने 2 डिफरेंट नंबर, यानी डाइस पे डिफरेंट नंबर। जैसे 1 1 नहीं चलेगा, 1 2 चलेगा, तो 1 2 ले लो, 1 3 एक्सेप्टेबल है। इसमें सम चाहे 4 हो चाहे ना हो, ध्यान से देखने वाली बात है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसने 2 बातें बोली है, यहां बात हो रही है सम की, तो हमारे दिमाग में सम है, बस सम 4 चाहिए, चाहिए दोनों सेम हो चाहे दोनों अलग हो। यहां बात बोली है डिफरेंट की, तो हमें डिफरेंट नंबर चाहिए, चाहे उनका सम 4 हो या ना हो, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ध्यान से सुन लेना, दोनों को मिक्स नहीं करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां बोला है डिफरेंट नंबर, तो डिफरेंट नंबर सारे ले लो, 1 4 1 5 1 6, इस तरह से करते करते 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 6 6 नहीं आएगा क्योंकि वी वांट डिफरेंट नंबर। ठीक है, एक बार मैं और बोल रहा हूं, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। ई ने बोला है सम 4, तो सम 4 देखेंगे, देखो 2 और 2 4, 1 और 3 4, हालांकि ये डिफरेंट है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सम 4 चाहिए बस। और एफ में बोला है डिफरेंट नंबर, तो हम डिफरेंट नंबर देखेंगे, 1 1 नहीं होना चाहिए, 2 2 नहीं होना चाहिए, 3 3 नहीं होना चाहिए, इनका सम 4 हो या ना हो, इससे में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब निकालूंगा मैं इंटरसेक्शन। निकालो जी इंटरसेक्शन, इसमें और इसमें कॉमन इवेंट देखो, तो कॉमन इवेंट एक तो 1 3 यहां दिख रहा है, तो 1 3 ये रहा, 3 1 यहां दिख रहा है, यहां पर भी 3 1 होगा ही, भाई 3 1 तो आएगा ना इसके अंदर, डिफरेंट है दोनों।
तो कॉमन आ गया 1 3 और 3 1, ये मेरा कॉमन आ गया। ठीक है, अब बना दूंगा मैं फॉर्मूला E/F। बात आती है सर E/F का ही क्यों बनाया, क्योंकि मैंने E वो है जो मुझे निकालना है और निकालने वाला ऊपर रखता हूं। तो फॉर्मूला बनेगा E∩F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन में कितने इवेंट हैं, 2, तो फॉर्मूला बनेगा 2/36। 36 क्यों, अरे टोटल आउटकम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36 है ना भाई, तो इवेंट अपॉन टोटल, यही तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। एफ में कितने आइटम है, एफ ये रहा जी एफ में देखो 30 आइटम है, क्यों, टोटल 36 थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें से हट गया क्योंकि डिफरेंट नंबर चाहिए, तो 30, तो 30/36 इसका आंसर आएगा। कट करके 2/30 और फाइनली 1/15 इज द मेन आंसर। ठीक है, डेसिमल में नहीं निकालना। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, जब ई की बात होगी तो एफ वाला कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करना, जब एफ की बात होगी तो ई वाला कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करना, कॉमन बाद में निकालना है। फॉर्मूला जैसे लेट किया है उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, काटापीटी की, यू विल गेट रिजल्ट। आई होप अब बात पकड़ में आई होगी। ठीक है, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, मैनी टाइम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पहचानना है कि ये सवाल कंडीशनल का है या नहीं है। तो अगेन 2 बातें होती हैं, एक पूछी होती है और एक बताई होती है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी बॉय और गर्ल। ठीक है जी, यहां तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली, बस ये कहा है कि भाई जो ईच बॉर्न चाइल्ड है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, इक्वल चांसेस हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, अच्छा एक फैमिली है उसमें 2 चिल्ड्रन है, तो यहां से पहले हमें मिल जाएगा सैंपल स्पेस। तो पहले बनाओ आप सैंपल स्पेस। तो अगर 2 चिल्ड्रन है तो हो सकता है बॉय बॉय हो, है ना, हो सकता है बॉय गर्ल हो सकता है गर्ल बॉय हो सकता है गर्ल गर्ल हो, भाई यही पॉसिबिलिटी है। अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो 2 चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटीज यही होंगी। अच्छा, ये फर्क क्या हो गया बॉय गर्ल और गर्ल बॉय में, इसमें छोटे बड़े का फर्क हो गया। जैसे पहले अगर बॉर्न हुआ है बॉय और बाद में बॉर्न हुई है गर्ल, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सैंपल स्पेस बनाओगे। तो 2 बच्चों का सैंपल स्पेस ऐसे ही बनेगा। हो सकता है एग्जाम में 3 बच्चों का आ जाता तो आप बनाते बॉय बॉय बॉय, फिर बॉय बॉय गर्ल, फिर उसे शफल करते जैसे मैंने हेडेड वाला बताया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। अभी आगे पढ़ते हैं, यहां तक जानकारी मिली। फिर कह रहा है वॉट, अब आ गई काम की बात, वॉट है, वॉट मतलब पूछने वाली बात आ गई। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लो जी इसने तो बोल ही दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अब तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, लो जी पूछ लिया बोथ आर गर्ल्स, तो ई का अरेंजमेंट हो गया। ई मतलब जो निकालना है मैं उसे ई मानूंगा, आप कुछ भी मानो, जैसा मानोगे वैसा फॉर्मूला बनाओगे। तो ई क्या है, बोथ आर गर्ल्स, ये मेरा ई हो गया। ठीक है, गिवन की बात हो गई, गिवन आगे यहाँ पे यंगेस्ट इज अ गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। गिवन यहाँ पर 2 केसेस है, तो यहाँ पे एफ जो होगा वो 2 बार आएगा, मतलब ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना के दे दिए गए। तो मैं उसे एफ मान लेता हूं, पहले वाले को मैं ले रहा हूं फर्स्ट पार्ट, सपोज करो एफ क्या है, यंगेस्ट मतलब छोटी, इज अ गर्ल। ठीक है जी, इनके सैंपल स्पेस भी लिख दो, इनके सामने ही लिख दो, बल्कि बोथ आर गर्ल्स, देखो इसमें कौन है बोथ आर गर्ल्स वाला, एक ही इवेंट है जीजी, ये बोथ आर गर्ल्स है। ये कह रहा है यंगेस्ट इज अ गर्ल, यानी जो छोटा बच्चा है वो गर्ल है। तो देखो जरा छोटा बच्चा गर्ल कहाँ है, एक यहाँ पर देखो ये रहा और एक देखो ये रहा, भाई यहाँ बोथ गर्ल्स है लेकिन छोटा बच्चा भी तो है। तो अब देखो ई में बात हो रही है बोथ आर गर्ल्स, तो हम बोथ गर्ल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो इन चारों में ये वाला इवेंट फुलफिल कर रहा है तो लिख दिया। एफ में बात हो रही है यंगेस्ट इज अ गर्ल, अब हम यंगेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, वो कहीं भी मिल सकता है। एक तो यहां मिला क्योंकि यहां पहले बॉय हुआ फिर गर्ल हुआ तो गर्ल छोटी हो गई, और एक यहां मिला गर्ल गर्ल, हमने फोकस किया है यंगेस्ट पे, हमने इस पे फोकस किया है। ठीक है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन हम खुद निकालते हैं, ये हमें ढूंढना नहीं पड़ता, इन दोनों के अंदर ढूंढ लो कौन कौन कॉमन है। तो एक इवेंट कॉमन है जी जी वाला, बस बना लो फॉर्मूला। आप फॉर्मूला आपको बनाना आता है, E/F का बनेगा क्योंकि आपने ई उसे लेट किया जो निकालना है। फॉर्मूला बन जाएगा E/E∩F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन में एक इवेंट है, ये एक है, तो 1/4 होगी प्रोबेबिलिटी। 4 क्यों, क्योंकि देखो टोटल एस में 1 2 3 4 है,
और एफ में कितने इवेंट है, एफ में 2 इवेंट है, तो 2/4 होगी, तो आंसर 1/2 आ गया। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब आ गया सेकंड पार्ट पे। लेट ई मेरा वही है जो निकालना है, क्या, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है, बार बार, तो मेरा बोथ गर्ल्स की इवेंट क्या है, जी, और एच मान लेता हूं अब की बार, क्योंकि एफ नाम तो दूंगा नहीं, एफ तो ऑलरेडी यूज हो गया, तो कुछ और नाम दे दो, एच दे दो या F1 F2 दे दो, जो भी कंफर्टेबल लगे। ये है एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज गर्ल। चलो जी, हो गया। इसके अंदर भी लिखो, इसके अंदर मांगा है कम से कम एक गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो देखो यहाँ पर एक गर्ल है, यहाँ पर एक गर्ल है, यहाँ पर भी एक गर्ल है, तो या तो एक हो या एक से ज्यादा हो, तो तीनों इवेंट आ जाएंगे इसमें। BG आएगा, GB आएगा, GG आएगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम कॉमन E इंटरसेक्शन H का, क्योंकि इन दोनों की बात हो रही है। कॉमन देखो जी, कॉमन एक ही इवेंट है, ये और ये, तो कॉमन आ गया साहब G और G, ठीक है। अब बना लो फॉर्मूला, E इंटरसेक्शन H, E/H, ठीक है, क्योंकि E निकालना है, H दे रखा है, तो फॉर्मूला बनेगा E इंटरसेक्शन H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ H। इंटरसेक्शन में एक इवेंट है, तो 1/4। ये 4 कहां से आता है, टोटल सैंपल स्पेस से भाई। H के अंदर कितने इवेंट है, 3, तो 3/4, 1/3 इज द रिजल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, बल्कि आप ट्राई कर लेना, यही क्वेश्चन है सेम। बस यहाँ लिख देना इफ फैमिली हैज 3 चिल्ड्रन, बाकी सब कुछ सेम है। तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट, अगेन आपको पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर ई क्या है और एफ क्या है, और ये सवाल कंडीशनल का है भी या नहीं, तो बड़े ध्यान से देखो। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ओके, तो इसका मतलब सोल्यूशन में टोटल सैंपल स्पेस 6⁻³ 216 आ जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा, तो ठीक है। यहां तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइंड आ गया भाई, यानी मुझे निकालने वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, यानी ई का जुगाड़ हो गया, ठीक है। मैं जानबूझकर ई उसे मानता हूं जो निकालना है, तो ई क्या है, इवेंट, इस तरह से लिखा करो, इवेंट दैट 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस्ट, ठीक है जी। ये आपका ई मिल गया। देखो, फाइंड के बाद जो निकालना होता है उसे मैं ई मानता हूं। आगे देखते हैं। गिवन दैट, ओहो, गिवन की बात हो गई, 6 and 5 रिस्पेक्टिवली, इसका बड़ा रोल है, मतलब पहले 6 आया है, उसके बाद 5 आया है ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। तो देखो, ये सवाल कंडीशनल का था, क्योंकि 2 बातें हो रही हैं, एक इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ऐसे पता चलता है। तो कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करना, तब जाके आपको एक्सपीरियंस होगा। तो एफ क्या है, इवेंट दैट 6 and 5 रिस्पेक्टिवली का बड़ा मतलब है यहां पे, रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, इस तरह से लिख देना। अब पहले ई की बात यहां पे करते हैं, ई का सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश। इसने कहा 4 अपीयर है थर्ड टॉस पे, यानी 1,1,4 कुछ ऐसा रहा होगा, है ना, या 1,2,4 कुछ ऐसा रहा होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसी 6,6,4 कुछ ऐसा रहा होगा। सारे बनाना तो पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, तो हमने एक आइडिया बना दिया कि स्टार्टिंग में कुछ भी आए लेकिन बाद में 4 आया होगा। थर्ड वाले पे 4 4 4 है। अब इसमें बहुत सारे इवेंट हैं, तो लिखना पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आइडिया लिख देना है आपको एग्जाम में यही लिख के आना। एफ क्या है, ध्यान से देखो, एफ क्या है। एफ इसने कहा है कि पहले 6 आया है, बाद में 5 आया है, फर्स्ट 2 टॉसेस पे रिस्पेक्टिवली, यानी पहले 6 बाद में 5, बाद में हो सकता है 1 आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों को मिक्स ना करें। यहां पर कहा था थर्ड पे 4 आए, तो थर्ड पे 4 रखा गया था, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। और यहां पे कहा गया है पहले 6 बाद में 5, थर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो कुछ भी आ सकता है। तो सारे लिख दो जितने बना सकते हो, तो ये तो बन ही जाएंगे। 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। भाई कंडीशन तो फॉलो हो रही है ना। इसने कहा है पहली 2 बार में 6 और 5 आया है, तो 6 और 5 लगा दिया। थर्ड में कुछ भी आ सकता है, तो मैंने सारे लिख दिए। यहां पॉसिबल था तो मैंने लिख दिए, यहां पॉसिबल नहीं हो पा रहा था तो मैंने डॉट डॉट में लिख दिए। ऐसे करना है। अब निकालना है आपको इंटरसेक्शन, कॉमन निकालो जी। कॉमन देखो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये वाला। भाई 6 5 4 यहां कहीं ना कहीं तो रहा होगा। भाई 6 6 4 है। भाई इसके अंदर सारे इवेंट वो है ना जिसमें एंड में 4 है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है। तो 6 5 4 ये वाला इवेंट यहां पर है। वो बात अलग है दिख नहीं रहा लेकिन है, तो 6 5 4 कॉमन आ गया एक इवेंट। अब तो आप शेर बन गए। अब बना दो फॉर्मूला,
ई स्लैश एफ का ही मैंने क्यों बनाया, एफ स्लैश ई का क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ई मैंने उसे लेट किया जो मुझे निकालना है। तो इंटरसेक्शन में एक इवेंट है, ये पूरा एक माना जाएगा, तो 1/216। 216 क्यों, सैंपल स्पेस 216 है। और एफ में 1 2 3 4 5 6 इवेंट है, 6/216, आंसर आएगा 1/6। ठीक है, तो मेन चीज है आइडेंटिफिकेशन, मेन चीज है पहचान। ठीक है जी, तो आपको फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना, इसी तरह से छोड़ना है। अच्छे से ट्राई करो। क्वेश्चन देख लो जी, अ कॉइन इज टॉस थ्राइस। अच्छा, एक कॉइन फेंका 3 बार, ऑलराइट, एंड एट मोस्ट 2 हेड्स अकर्ड। अच्छा, ये पहले ही हो गया, मतलब एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हेड्स आ गए, अकर्ड हो गए। फाइंड की बात हो रही है भाई साहब, ध्यान रखना, वो आने वाला है जो हमें निकालना है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। तो चलो, मुझे पहले ये तो पता चला कि कॉइन को फेंका 3 बार, तो आएगा हेड हेड हेड, फिर आएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर आएगा हेड टेल टेल। ये बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया है सारा। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पुराना नहीं आता, इसलिए मैं सब कुछ बता के चलता हूँ। अब लेट करूंगा मैं यहाँ पर ई, यहाँ पे नंबर ऑफ एस ना 8 हो गया, टोटल आउटकम 8 है। ई क्या ये रहा, इवेंट ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स की बात हो रही है। लगे हाथों में लिख भी देता हूं। ठीक है, वैसे ये वाली प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी होती है, लेट करो और तुरंत उसके नीचे लिख भी दो, तो आप भी ऐसे ही करना। हालांकि मैंने पीछे पहले लिख दिए थे, बाद में लिखे थे, बट ये वाली ज्यादा बेटर है। तो एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड्स लो, 2 हेड वाले भी लो और 2 हेड से ऊपर वाले भी ले लो। सपोज करो मैंने यहाँ पर 10 टॉफियां रखी हुई हैं और मैं आपसे बोलता हूँ एटलीस्ट 2 ले लो, कम से कम 2 ले लो, तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भैया 2 तो ले ही लो, बाकी ज्यादा भी ले सकते हो। एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, कम से कम 2 ले लो। सही है, तो मैक्सिमम के लिए कोई वो नहीं है, जितनी भी ले सकते हो, लेकिन इतना तो लेना ही लेना है। तो ऐसे ही इसने कहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड तो लो ही लो। तो 2 हेड वाले देखो ये सारे आ जाएंगे, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, 2 हेड वाले आ गए। फिर 2 हेड से ऊपर कौन है, 3 हेड, ये भी आ जाएंगे, एच एच एच, बस, और तो कोई आएगा नहीं इसके अंदर। अब एफ लेट करो, एफ क्या है, एफ यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो एफ क्या है, देखो यहाँ तो गिवन भी नहीं है, इफ भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बोल तो रहा है कि कॉइन टॉस किया 3 बार और एटमोस्ट 2 हेड आ गए, तो ये एफ है। तो इस तरह से भी होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के उठाया है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। तो एफ क्या है, इवेंट ऑफ एटमोस्ट 2 हेड्स। उठा लो जी 2 हेड्स, एटमोस्ट का है इसने। अगर मैं आपको बोलूं 10 टॉफियां हैं और एटमोस्ट 2 उठाओ, इसका मतलब मैक्सिमम 2 उठाओ, तो मैंने कंडीशन दे दी कि भाई 2 उठानी है, या तो 1 उठा ले या 1 भी मत उठा, है ना। इनडायरेक्टली एटमोस्ट 2 उठाओ, अधिक से अधिक 2 उठाओ, तो मतलब 2 से ज्यादा उठा नहीं सकते, बाकी 2 उठा लो, 1 उठा लो या 1 भी मत उठाओ। तो ये इंस्ट्रक्शन है इसका मतलब, एटमोस्ट का मतलब होता है ये मैक्सिमम। तो चलो जी एटमोस्ट 2 वाले हेड वाले ले लो, तो हेड 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 टेल आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड हेड आएगा। 1 वाला भी ले लो क्योंकि मिनिमम डाउन होता जाना है, हेड टेल टेल वाला आएगा, टेल हेड टेल आएगा, टेल टेल हेड आएगा। 0 वाला ले लो जिसमें हेड है ही नहीं, टेल 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 ले लिया। चलो अब निकालते हैं इनका कॉमन देखो जी क्या कॉमन है, कॉमन तो सिर्फ यही 3 दिख रहे हैं और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो एच एच टी और एच टी एच और टी एच एच, केवल ये पार्ट कॉमन है। ठीक है, अब बनाऊंगा मैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बनाना आता है मुझे, ई स्लैश एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, इंटरसेक्शन में कितने इवेंट है 3, तो आंसर आएगा 3/8, क्योंकि टोटल तो 8 है ना। और एफ में कितने आंसर है, एफ में ये रहे 1 2 3 4 5 6 7, इसका आएगा 7/8, तो 3/7 आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बात पकड़ में आई होगी। सॉल्व करो इसको अच्छे से। ये जी एक और न्यूमेरिकल, तो वही चैलेंज आपके सामने यही है, क्वेश्चन कैसे पहचानना है। तो कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आपको कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पढ़ते हैं इसको। मदर फादर एंड सन लाइन अप फॉर अ पिक्चर। अच्छा जी, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सन इज ऑन वन एंड। फाइंड आ गया भाई साहब, फाइंड याद रखो कीवर्ड, फाइंड की पॉइंट्स, फाइंड के बाद सन इज ऑन वन एंड। तो चलो जी, इफ फादर इज इन मिडिल, यहाँ इफ आ गया है ना, तो यहाँ इंफॉर्मेशन दे दी गई है।
तो पहले बनाओ सैंपल स्पेस, इन बातों को ध्यान में ना रखते हुए पहले सैंपल स्पेस बनाओ। मदर फादर सन, फोटो खिंचवाने जाएंगे तो कैसे कैसे खड़े होंगे। हो सकता है सन फादर मदर या सन मदर फादर। मैंने क्या किया, सन को कर दिया फिक्स, पहले फादर मदर फिर मदर फादर, फिर कर दिया मैंने फादर को फिक्स, मदर सन सन मदर, फिर कर दिया मैंने मदर को फिक्स, फादर सन सन फादर। इस तरह से अगर जाओगे तो बन जाएगा, वरना खुद कंफ्यूज हो जाओगे और सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो गया। अब आती है बात ई की। तो ई क्या है, फाइंड सन इज ऑन वन एंड, तो सन इज ऑन वन एंड। तो मैंने इसमें से सारे वन एंड वाले ले लिए जहां सन है। तो ये वाला इवेंट है, ये वाला इवेंट है, ये वाला इवेंट है सन, ये वाला इवेंट है, चारों लिख दिए। एफ क्या है, फादर इज इन मिडिल, इफ के बाद वाला स्टेटमेंट जो मुझे गिवन है, फादर इज इन मिडिल। मैंने सारे वो लिए जहां फादर मिडिल में है। ये वाला एक हो गया और एक कौन है, एक ये है, 2 इवेंट है बस। मैंने निकाला कॉमन, कॉमन मुझे दिख गया इनका, कॉमन यही वाला आएगा। मैंने बनाया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया। इंटरसेक्शन में 2 इवेंट है, 2/6 क्योंकि टोटल 6 है। एफ में 2 इवेंट है, 2/6, आंसर आ गया 1। ये श्योर इवेंट है क्योंकि आंसर 1 है। ऐसा हमेशा होगा अगर ये कंडीशन दी जाएगी तो, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए गाइस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स में आ चुका है, ठीक है। तो पहचान, पहले इसकी पहचान क्या, इसमें तो लिखा हुआ है कंडीशनल। इसने कहा है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। अच्छा, एक कॉइन को टॉस करना है। तो मैंने यहाँ बनाया, देखो एक कॉइन, ये मैंने लिया कॉइन, इसको मुझे टॉस करना है। ऑलराइट, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉइन को मुझे टॉस करना है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो या तो हेड आएगा, है ना, या मेरे पास आएगा टेल, 2 ही बातें होंगी, ठीक है। आगे इसने लिखा है इफ द कॉइन शोज हेड, अगर हेड आया टॉस इट अगेन, मतलब हेड आया तो मैंने कॉइन फिर फेंक दिया, फिर फेंका तो फिर मेरे पास 2 बातें होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक हेड तो मेरे पास आ चुका है ना, तो एक हेड ये स्टार्टिंग वाला तो आ चुका है, दूसरा वाला भी हेड दे सकता है, या ये हेड तो आ चुका है, दूसरा वाला टेल दे सकता है। देखो ये बातें होंगी। इतनी बात बताओ पहले, समझ में आया या नहीं आया। एक कॉइन फेंका, अगर हेड आया तो कॉइन फिर फेंका, फिर फेंका तो फिर दोबारा हेड टेल आएगा। ये कौन है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये और ये वो वाला है जो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, जो ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से बनाना है। आगे देखते हैं। बट इफ इट शोज टेल, अगर टेल आया देन थ्रो अ डाई। अच्छा, अगर टेल आया तो डाई फेंकेगा। तो डाई फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है, देखो टेल तो मेरे पास आ चुका है, हो सकता है डाई पे 1 आ जाए। टेल आ चुका है, हो सकता है डाई पे 2 आ जाए। टेल तो ऑलरेडी मेरे पास है, डाई पे 3 आ सकता है। टेल के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, टेल के साथ 5 का कॉम्बिनेशन, और टेल के साथ 6 का कॉम्बिनेशन। बताओ जी, समझ आया। ये जो स्टार्टिंग वाला टेल है ना, ये है जो ऑलरेडी आ चुका है, और डाई फेंकने पर 1 2 3, तो ये तो साथ में रहेंगे। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट बन के तैयार हुआ। अब निकालते हैं पहले इनकी प्रोबेबिलिटी, फिर क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। पहले इतना पढ़ो, ध्यान से देखना, और एक नई बात भी आपको इसमें सीखने को मिलेगी। देखो ये ब्रैकेट के अंदर ही अंदर 2 इवेंट हैं। पहले वाले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और दूसरे वाले हेड की भी 1/2 होगी, क्योंकि कॉइन पे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरह से, तो ये 1/4 हो जाएगा। ऐसे ये भी 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर, सुनो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के जो इवेंट लिखे हैं उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरे ब्रैकेट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर टी की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2, और 1 की क्या होती है, 1/6। अरे डाई फेंकने पर 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही तो होगी, 2 की 2/6 होगी, 3 की 3/6। रीजन, क्योंकि एक डाई पे टोटल 6 इवेंट होते हैं, और एक इवेंट अपने आप में ये अकेला है, तो 1/6। तो मल्टीप्लाई करने पर 1/12 आएगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12 होगी, ठीक है जी। ये सबकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आप लिख देना कि ये सारी की सारी आपकी प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, प्रोबैब हैं। इस तरह से डायग्राम बना के करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। डायग्राम नहीं बनाओगे तो आप फंस सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या कहा है, अब इसने कहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फाइंड वर्ड आ गया भाई, सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। कंडीशनल, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4। लो जी, ई का जुगाड़ हो गया। ई क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन डाई, ये हो गया।
तो बता दो इसके अंदर कौन कौन से इवेंट है जहां नंबर ग्रेटर देन 4 है। नोटिस करने वाली बात, मैं इवेंट लिखता हूं और लिखते ही उसके सैंपल पॉइंट लिख देता हूं, तो आप भी ऐसी आदत बना लो। तो देखो जरा नंबर ग्रेटर देन 4 कहां पर है, एक ये है और एक ये, दो इवेंट है, एक तो T5 है और एक T6 है, तो दोनों साथ साथ ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने नंबर ग्रेटर देन 4 का है। आगे पढ़ो, F क्या है, F शो दैट नंबर ग्रेटर देन 4, गिवन वर्ड आ गया, देखो ध्यान से, गिवन देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल, देयर इज एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक टेल, तो सारे टेल वाले इवेंट लिख दो। ध्यान देना, मिक्स मत करना। यहां बोला है नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े नंबर 5 और 6 थे, ये तो साथ में इसके आएगा ही आएगा क्योंकि दोनों चिपके हुए हैं। और यहां बोला है एटलीस्ट वन टेल, तो टेल वाले सारे लेने हैं, चाहे उसमें नंबर हो चाहे ना हो, इसको इससे मिक्स नहीं करना है। तो टेल वाले 6 के 6 तो ये आ जाएंगे, और ये भी तो आएगा, इसमें भी तो टेल है ना, नंबर नहीं है, हमें क्या मतलब, नंबर की बात ही नहीं हो रही, बात तो टेल की हो रही है। तो एक तो हेड टेल आ गया स्टार्टिंग वाला, बाकी टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6, सारे ये आ गए। अब निकालेंगे कॉमन देख लो जी, कॉमन कौन कौन है, कॉमन दो ही है, एक T5 कॉमन है और एक T6 कॉमन है। अब बनाएंगे फॉर्मूला E इंटरसेक्शन F का, बनाओ जी फॉर्मूला, ऊपर E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी और नीचे F की प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर आएगी खास बात, पहले आप इतना करो ताकि मैं रब कर दूं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, या चलो मैं आपको बता देता हूं। देखो जी, अब खास बात इसके अंदर क्या आएगी, सुनना ध्यान से, मैं यहां कर रहा हूं उसको अब, ओके, PE/F निकलने वाला है। और खास बात क्या है, देखो आपसे गलती क्या होती, आप लोग क्या करते, इंटरसेक्शन में देखते कितने इवेंट हैं, आप देखते 2 इवेंट हैं, तो आप लिखते हैं यहाँ पे 2 और अपॉन में कर देते टोटल इसका 1 2 3 4, और F में देखते कितने इवेंट हैं, 1 2 3 7 इवेंट हैं, तो आप लिखते 7, वो गलत हो जाता। तो ये क्वेश्चन खास क्यों है, मैंने इसे स्पेशली आपके लिए क्यों बताया है, ठीक है, ये आप हो स्माइलिंग फेस, तो देखो मैंने इसे क्यों बताया, इसका रीजन सुनो। यहां पर देखो अलग अलग इवेंट है और इवेंट की प्रोबेबिलिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ग्रुप की 1/4 है और एक पूरे ग्रुप की 1/12 है। तो जब प्रोबेबिलिटी सबकी अलग अलग हो जाए अपॉन में टोटल में 1/4 एलसीएम सेम नहीं है, अगर एलसीएम सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एलसीएम अलग अलग है। तो एक खास बात याद रखनी है, खास बात देखो ये है, इंटरसेक्शन में कितने इवेंट हैं, 2, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी देखो, इसकी कितनी है 1/12, तो ऐसे लिखना है 1/12 + 1/12, ये खास बात है। और एफ में देखो कितने इवेंट हैं, एक ये अलग है, बाकी 6 ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, ठीक है, और इन सब की 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 ऐड होगा तो 6/12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर आ गया 2/12, नीचे एलसीएम लेंगे 12, ये हो गया 3 + 6, तो 2/9 इज द आंसर, ये आंसर है, ठीक है। तो जब भी एलसीएम 2 ग्रुप का अलग अलग हो जाए तो इंडिविजुअल इवेंट, इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करके लिखनी है। अगर आप वैसे सोचते कि इंटरसेक्शन में 2 इवेंट है तो आप सोचते 2 कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 हो गया इसका, एफ में कितने 7 7/8 हो गया, तो 2/7 आंसर है 2/9, तो गलत हो जाता आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, जब भी एलसीएम सबका अलग अलग हो और प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो अलग अलग सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी लेनी है, सबको ऐड करना है, एलसीएम लेके तब आंसर निकालना है। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इन केस अगर मान लो इंटरसेक्शन कुछ होता ही नहीं, 0 आ जाता, जो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा उसमें इंटरसेक्शन 0 आएगा, तो यहां तक तो होता ही, यहां के बाद सीधा 0, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ऊपर ही 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का सीबीएसई में आ चुका है ये क्वेश्चन, तैयार करो उसको अभी। गाइज देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है एक्सपेरिमेंट वाला, तो उसको आप ट्राई करना और पूरी मेहनत के साथ, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करो, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, बड़े आराम से पढ़ना, क्वेश्चन लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं। एन इंस्ट्रक्टर हैज टेस्ट बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 2 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसके अंदर 2 तरह के क्वेश्चन है, एक ट्रू फॉल्स वाले हैं और इसमें भी 2 वैरायटी है, एक इजी है और एक डिफिकल्ट है,
ठीक है जी, इस तरह से डायग्राम बना के क्वेश्चन को किया करो। तो 300 तो इजी है, ये 300 इजी हो गए और 200 डिफिकल्ट है, ये 200 डिफिकल्ट हो गए। इस तरह से करो, आगे बढ़ो। 500 इजी मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन और है एमसीक्यू टाइप के, उसमें भी दो वैरायटी हैं, एक इजी और एक डिफिकल्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़ते रहो क्वेश्चन। ये 500 इजी है और 400 कैसे हैं आपके डिफिकल्ट। ठीक है, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन। अब इसने कहा इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम टेस्ट बैंक या क्वेश्चन बैंक या टेस्ट बैंक, कुछ भी लैंग्वेज लिखी हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आ गया भाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। यानी यहां पे अगर लेट होगा तो ई क्या होगा इसके अंदर, सोचो ई क्या होगा, इजी क्वेश्चन, ई होगा इजी क्वेश्चन, ये तो हमारा हो गया ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। इट विल बी इजी क्वेश्चन गिवन, गिवन आ गया भाई, गिवन, गिवन का मतलब एफ, दैट इट इज एमसीक्यू, एफ क्या हो गया, इट इज एमसीक्यू। लो जी, अब बताओ इजी क्वेश्चन कितने हैं। इजी क्वेश्चन तो 301 है और 501 है, टोटल 800 है। भाई बात हो रही है इजी की, तो इजी पे फोकस करो, वो चाहे इसके हो चाहे इसके हो। तो इजी 300 और 500 इतने हो गए। बात हो रही है एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू की बात करो। अब इजी की बात नहीं हो रही, एमसीक्यू की टोटल बात हो रही है, तो एमसीक्यू के टोटल ले लिया जाएगा 500 प्लस 400। ठीक है, हालांकि इसमें देखो डिफिकल्ट भी आ गया भाई। अगर मैं बोलूं एमसीक्यू तो मेरा फोकस एमसीक्यू पर रहेगा ओवरऑल, अगर मैं बोलूं इजी तो मेरा फोकस इजी पे रहेगा। ठीक है, दोनों बातों को मिक्स ना करें वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये आ गया जी 900। ठीक है, अब यहां जगह नहीं बची, मैं बता रहा हूं ऊपर। अब निकालूंगा मैं ई इंटरसेक्शन एफ, तो निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन दोनों के अंदर। तो इजी और एमसीक्यू में कॉमन कौन है, देखो ये 500, ये इजी भी है और एमसीक्यू भी है, तो कॉमन हो गया 500। अब मैं बना दूंगा फॉर्मूला, ई स्लैश एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितने इवेंट हैं, इंटरसेक्शन में 500 इवेंट है, तो 500 टोटल, टोटल तो इन सबका आएगा, तो ये कितना हो जाएगा टोटल इन सबका आएगा, तो बोलो 5 और ये 1400 हो जाएगा टोटल, अपॉन एफ के अंदर कितने इवेंट है 990 अपॉन टोटल 1400, कट करूंगा तो 5/9 इज माई आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट है यार, होने में थोड़ी डिफिकल्ट है। अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा अच्छा खासा। क्वेश्चन आपके सामने, इसने कहा ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, मतलब दो डाई फेंकी, तो भाई सैंपल स्पेस कुछ इस टाइप से ही तो बनेगा, 1 1 है ना, 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, ऐसे ही यहां से करते करते 6 1 करते 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 6 6, इस टाइप से बनेगा। मैं हिंट दे रहा हूं बस आपको। इसने कहा दो डाई है ब्लैक और रेड, तो मान लो पहली वाली ब्लैक है, दूसरी वाली रेड है। ठीक है, ये सारे ब्लैक में लिखे हुए हैं, ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ये सारे रेड में लिखे हुए हैं, ऐसे ये सारे ब्लैक में ये सारे रेड में, इस तरह से मान लो, अज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो पहला केस, जो पहला क्वेश्चन है, इसने कहा फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, तो यहां पे ई क्या हो गया, सम 9 है ना, तो सम 9, आप तो प्रॉपर तरीके से लिखना, लेट इवेंट ऑफ सम 9, तो सम 9 का है। अब इसने ब्लैक और रेड नहीं कहा, सम 9, तो 9 वाले सम वाले सारे इवेंट लिख दो। 4 5 हो गया, 9 हो गया, 5 4 उल्टा हो गया, 6 3 हो गया, 3 6 हो गया, और कोई नहीं है, तो 9 के सम इतने ही होते हैं। ये तो हो गया ई जो हमें निकालना है। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, एफ क्या हो गया, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, तो यानी ब्लैक डाई पे 5 आया है, तो ब्लैक हमने कौन माना है, स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग पे 5 5 वाले सारे इवेंट लिख दो। अब चाहे सम उनका 9 हो या ना हो, क्योंकि इस बात को मिक्स नहीं करते, तो ब्लैक 5 1 आएगा क्योंकि ब्लैक फर्स्ट है, 5 2 आएगा, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा, ठीक है, 5 6 आएगा। अब इसके अंदर कॉमन निकाल लेना आप, कॉमन निकालने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट खुद करना, तो बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, मुश्किल नहीं है। जाते जाते एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है, आपसे एक तो ये मांगा है, तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला 1 माइनस ई स्लैश एफ, तो पहले ई स्लैश एफ निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा, 1 में से लेस कर देना। ये आपको मालूम है दोनों के ऊपर नॉट है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था, ई यूनियन एफ अपॉन 1 माइनस एफ। ठीक है,
यूनियन आप निकाल लेना पुराने 11th वाले फॉर्मूले से। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन MCQ में आ जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आते हैं। गाइस देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, और देखिए साइड में इसके आंसर्स भी हैं, ठीक है। तो ट्राई करो, चेक करो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर प्रिंट आउट निकलवाओ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ट्राई करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।